वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में अपन की थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। इसके बाद आपकी फोर्थ जो यूनिट है उसका नाम है तरंग गति, वेव मोशंस। तो डालें इसको, वेव मोशंस यूनिट 4 है आपकी, लास्ट है ये वेव मोशन यानी कि तरंग गति। क्या? तरंग गति। तो तरंग गति से मतलब पहले क्या है, नॉर्मली अपन समझते हैं कि मैक्सिमम जो खेल चल रहा है वो एनर्जी का चल रहा है, ऊर्जा का, कि एक जगह से यदि हमें ऊर्जा को दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से दूसरी जगह मेरे को एनर्जी ट्रांसफर करनी है, तो एनर्जी जो ट्रांसफर है वो दो तरीके से की जा सकती है। दो जरिया हैं उसको ट्रांसफर करने के, एक तो कण के द्वारा और एक तरंग के द्वारा। कि ऊर्जा जो ट्रांसफर की जा सकती है कण के द्वारा, जैसे कि क्या है कि एक बंदूक से गोली चलाई जाए और वो लक्ष्य पर जाकर टकरा रही है और लक्ष्य को गिरा देती है, तो वहां पर ऊर्जा जो ट्रांसफर की गई है वो किसके द्वारा की गई है? बंदूक की गोली यानी कि कण के द्वारा। लेकिन ऊर्जा का ट्रांसफर तो तरंग के द्वारा भी किया जा सकता है, एक वेव के द्वारा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। जैसे कि सूर्य से जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस तरह से प्रकाश की किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आ रही है सन से, और यहाँ पर किस पर आ रही है? अर्थ पर। तो वहां से जो प्रकाश का गमन हो रहा है पृथ्वी की ओर, तो वो भी किसको ट्रांसफर कर रही है? लगातार हमें एनर्जी मिल रही है, उससे ऊर्जा मिल रही है, तो वहां से ऊर्जा का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके रूप में हो रहा है? तरंग के रूप में। और ऊर्जा का जो क्वांटा होगा, तरंग का क्वांटा, वो क्या होता है यहाँ पर? फोटोन। क्या होगा यहाँ पर? ऊर्जा का क्वांटा फोटोन। यानी कि जो ऊर्जा वहां पर ट्रांसफर हो रही है वो किसके रूप में होगी? फोटॉन्स के रूप में, ठीक है। तो इसमें जो तरंग है, तरंगों की प्रकृति के आधार पर उन तरंगों को दो भागों में बांट दिया है। फर्स्ट है यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव, और सेकंड है ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें। पूरा ही नाम लिख देते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूं तो सामने वाला सुन पा रहा है, तो ये वाली जो वेव है उसको बोलेंगे हम ध्वनि तरंग। वो ध्वनि तरंग है, वो केवल माध्यम में ही काम करेगी, मतलब इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, तभी ध्वनि है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सकती है। तो ये कौन सी वेव है? साउंड वेव। एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि ये कह सकते हैं कि वे तरंगें जिनको गमन करने के लिए या जिनके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता हो? माध्यम की आवश्यकता हो, तो इनके लिए मीडियम की आवश्यकता होगी, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पर ऊर्जा का क्या कर पाएंगे? ट्रांसफर कर पाएंगे। तो वो है यांत्रिक तरंगें। तो ध्वनि तरंगें क्या है? वो भी एक यांत्रिक तरंगें हैं। हम पृथ्वी पर अपनी ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो मून है, चंद्रमा है, वहां पर हम ध्वनि एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते, क्योंकि वहां एनवायरनमेंट नहीं है, माध्यम नहीं है, निर्वात है वहां पर, और निर्वात होने की वजह से वहां पर ध्वनि को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक इंसान दूसरे इंसान से बात नहीं कर सकता, तो वहां पर उपकरणों का यूज किया जाता है, जैसे कि मोबाइल वगैरह, इस तरह से वहां पर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा। उसके जरिए हम दोनों के बीच में क्या होंगी? बातें होंगी, बातों का संचार होगा, ठीक है। तो यांत्रिक तरंगें हैं, उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे कि इसमें दो प्रकार की तरंगें होती हैं यांत्रिक में, एक तो अनुप्रस्थ तरंगें। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होंगी, एक तो अनुप्रस्थ तरंगें और एक होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, ठीक है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य मतलब क्या है? अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स, मतलब तरंग तो इधर संचरित हो रही है, कंपन है ऊपर नीचे, कणों की जो कंपन है वो लंबवत दिशा में होंगे तरंग संचरण की दिशा के। क्योंकि अनुदैर्ध्य में क्या है? सेम डायरेक्शन में होगा, सब कुछ जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। जैसे कि अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होगा? कौन कौन सी? जैसे कि आपने एक डोरी ली, डोरी को एक दृढ़ आधार से इस तरह से बांध दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपने हाथ में पकड़ रखा है इसको। अब इसमें जैसे ही आप झटके दोगे इस तरह से ये कंपन करेगी, ठीक है, इस तरह से कंपन करने लग जाएगी। तरंग कहां पर संचरित हो रही है? आगे की ओर, क्योंकि उसके जो पार्टिकल है वो मूव कहां कर रहे हैं? ऊपर नीचे की ओर, इस तरह से मूव कर रहे हैं ऊपर और नीचे, मतलब तरंग इधर संचरित है और कणों की जो कंपन है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। दैट मींस हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सी तरंग होगी? अनुप्रस्थ प्रकृति की होगी। और इसके लिए किसकी आवश्यकता है? माध्यम की जो कण है वो किसकी ओर गति कर रहे हैं?
तरंग संचरण की लंबवत दिशा में गति कर रहे हैं, इसलिए इसको बोल देंगे हम अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव। कौन सी? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। और यदि जो कणों के जो कंपन है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें अनुप्रस्थ तरंगों में। जैसे कि आपने कभी तालाब है उसमें कंकड़ डाला ऊपर से, तो उसमें डालने पर जो तरंगें उसमें बनती हैं, तो वो भी तरंगें होती हैं, वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होंगी। इस तरह से वहां पर जो वेव्स तरंगें निकलेंगी इस तरह से होंगी वहां पर। तो कण जब हमने डाला उसमें कण पत्थर जो डाला है, तो पानी के जो कण है वो तो ऊपर नीचे की ओर गमन कर रहे हैं, जबकि तरंग है वो इस तरह से गति कर रही है बाहर की ओर, और जबकि कण है वो इस तरह से ऊपर नीचे गमन कर रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई? लंबवत हो गई। इसलिए ये भी कौन सी प्रकृति की होंगी? अनुप्रस्थ प्रकृति की। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है, जैसे कि एक पाइप है उसमें गैस बढ़ दी, उसको एनर्जी देने पर जो गैस के पार्टिकल मूव करेंगे, तो गैसों में उत्पन्न तरंगे जिनको बोलेंगे हम ध्वनि तरंगे, क्योंकि आवाज करेगी वो, गैसों के पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे तो वहां पर साउंड उत्पन्न होगा, जिससे कि उसको बोलेंगे गैसों में उत्पन्न तरंगे। तो जो पार्टिकल जिस दिशा में गति कर रहे हैं उसी दिशा में ही क्या तरंग उत्पन्न होगी, इसलिए इसको बोलते हैं गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। और ठोसों में उत्पन्न कौन सी तरंगे? प्रत्यास्थ तरंगे। कि एक ठोस है उसको यदि हम खींच रहे हैं तो वो उसके पार्टिकल हैं अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करने लग जाएंगे? कंपन करने लग जाएंगे। तो उसमें जो तरंगें उत्पन्न होंगी ठोसों में उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंगें। ठीक है। तो वो तरंगें कौन सी हो जाएंगी? प्लास्टिक वेव्स होंगी। और इनके लिए सभी के लिए, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो एक डोरी में हो, तनी हुई डोरी में हो, गैसों में हो, ठोसों में हो, तो ठोस द्रव गैस ये क्या रहे? माध्यम ही रहे। ये सभी तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो कि निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, जैसे कि प्रकाश जो सूर्य से आ रहा है वो निर्वात में भी होकर आ रहा है, वैक्यूम में से होकर आ रहा है, इसलिए वो कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो इसमें मैंने प्रकार आपको पढ़ाए थे पहले भी, C, G, X, U, V, I, M, R। ये सारी की सारी क्या हैं? ये तरंगें हैं या किरणें हैं ये, और ये सभी क्या हैं? निर्वात में गमन कर सकती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि हमें ऊर्जा का ट्रांसफर करना है, अगर मीडियम नहीं है तो किन रूपों में कर सकते हैं? हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कर सकते हैं। तो लिखें इसमें तरंग गति हेडिंग डालो। ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक दो रूपों में किया जा सकता है। ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर दो रूपों में किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट लिखना कण के द्वारा, फर्स्ट पॉइंट लिखना कण के द्वारा, और इसमें लिखना आगे नॉर्मली लिखना है, हेडिंग नहीं बनानी है। कण के द्वारा, उदाहरण के लिए बंदूक की गोली का किसी लक्ष्य से टकराकर उसे गिराना। उदाहरण के लिए बंदूक की गोली का, उदाहरण के लिए बंदूक की गोली का किसी लक्ष्य से टकराकर उसे गिराना। सेकंड लिखना तरंग के द्वारा, सेकंड लिखना तरंग के द्वारा, लिखना ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के रूप में भी किया जा सकता है। ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के रूप में भी किया जा सकता है। उदाहरण लिखना सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण।
अतः तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का स्थानांतरण अतः तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग गति कहलाती है। अतः तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग गति कहलाती है। तरंगों को माध्यम के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तरंगों को माध्यम के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट लिखना यांत्रिक तरंगें। फर्स्ट लिखना यांत्रिक तरंगें। इसमें लिखना वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगें हेडिंग डालकर उसमें लिखना है वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों को प्रत्यास्थ तरंगें भी कहा जाता है। इन तरंगों को प्रत्यास्थ तरंगें भी कहा जाता है। क्योंकि इन तरंगों का संचरण माध्यम के प्रत्यास्थता गुण पर निर्भर करता है। क्योंकि इन तरंगों का संचरण माध्यम के प्रत्यास्थता गुण पर निर्भर करता है। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट पॉइंट डाल देना अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव। फर्स्ट पॉइंट अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव। इसमें लिखना वे तरंगें जिसमें माध्यम के कण वे तरंगें जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की लंबवत दिशा में गति करते हैं। लंबवत दिशा में गति करते हैं अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिख देना तनी हुई डोरी में कंपन। तनी हुई डोरी में उत्पन्न कंपन या तरंगें। तनी हुई डोरी में उत्पन्न कंपन अथवा तरंगें। सेकंड लिखना सेकंड पॉइंट जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगें। जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगें। सेकंड पॉइंट लिखना अनुदैर्ध्य तरंगें। सेकंड पॉइंट अनुदैर्ध्य तरंगें लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव इंग्लिश जरूर लिख लेना ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और इसमें लिखना है आपको वे तरंगें जिसमें तरंग संचरण की दिशा में ही माध्यम के कण गति करते हैं। वे तरंगें जिसमें तरंग संचरण की दिशा में ही माध्यम के कण गति करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिखना है इसमें। एग्जाम्पल लिख लेना गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंगें। गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंगें एवं ठोस क्षणों में उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंगें। एवं ठोस क्षणों में उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंगें।
ठीक है। तो यांत्रिक तरंगें जो कि माध्यम में ट्रेवलिंग कर सकती हैं, संचरित हो सकती हैं, और ये दो प्रकार की हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। विद्युत चुंबकीय तरंगें हमेशा इनकी नेचर कैसी रहेगी, अनुप्रस्थ प्रकृति की, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन और मैग्नेटिक फील्ड के कंपन हमेशा तरंग संचरण की लंबवत दिशा में होते हैं, जैसे कि ध्रुवण में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो सेकंड डाल देना विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें लिखना जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा जाता है। उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा जाता है। अर्थात ये तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। अर्थात ये तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर, अर्थात निर्वात में इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इन तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, इन तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की लंबवत दिशा में होते हैं। इसलिए तरंग संचरण की लंबवत दिशा में होते हैं, इसलिए इन्हें अनुप्रस्थ तरंगें भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें अनुप्रस्थ तरंगें भी कहा जाता है। और एग्जांपल इसको लिख लेना आप। सी जितनी भी ये कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायोलेट रेज, विजिबल जितनी भी हैं, ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जिनको गमन करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अगर मीडियम होगा तब भी गति कर लेंगी, मीडियम नहीं होगा तब भी गति ये कर जाएंगे, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद हेडिंग डाल देना एक विमीय तरंगें। जो तरंगें होंगी एक विमीय तरंग यानी कि 1D वेव, 1 डायमेंशनल वेव, इस तरह से लिख सकते हैं 1D वेव, यानी कि केवल उसकी संचरण की दिशा केवल या तो x होगी या फिर y होगी या फिर z होगी। 3D में नहीं ले रहे हैं कि x y z तीनों ही पॉसिबल है, ऐसी नहीं ले रहे हैं, केवल एक विमीय तरंग। क्योंकि तरंग है, इधर देखो पहले लिख लेना कि इस तरह से एक तरंग है, इस तरह से गति कर सकती है, या फिर ये तो 0 से स्टार्टिंग हो रही है या फिर यहां से स्टार्टिंग हो, इस तरह से गमन कर सकती है। तो ये किसका ग्राफ होता है, साइन का, और ये वाला कॉस का ग्राफ है। तो यह जो भी तरंग की समीकरण लिखी जाती है वो साइन या कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर e की पावर आयोटा x की फॉर्म में लिख सकते हैं, आयोटा थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि e की पावर आयोटा थीटा भी किस किस का फॉर्म होता है, cos और साइन का। तो हमेशा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हमें लिखना है या तरंग को लिखना है, वो साइन या cos के फॉर्म में ही लिखी जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये भी एज ए वेव की तरह ही इसका क्या होता है, ग्राफ होता है। टेन, सेक, कोसेक और कौन सा रह गया, कॉट, उनके फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मान लिया कि कोई भी तरंग का समीकरण है वो किस रूप में लिख सकते हैं, साई इक्वल टू, कोई भी तरंग का समीकरण है साई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के की एक्स, या फिर लिख सकते हैं अपन साई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस की के एक्स। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम किसी भी तरंग की समीकरण को, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अभी समझना है पूरा, इक्वेशन 1 डाल दिया, इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। जहां ए तो क्या है, इस जो भी तरंग है उसका एम्पलीट्यूड है, यानी कि आयाम है। जो अधिकतम विस्थापन हो रहा था इस तरह से ही मैक्सिमम वाला, वो है तरंग का आयाम। ओमेगा क्या है, तरंग की कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति है ये। के क्या कहलाता है यहाँ पर, संचरण नियतांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संचरण नियतांक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा।
ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा, और ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ लिख सकते हैं, एक ही बात है। और ये कौन सी दिशा में संचरित हो रही है, एक्स दिशा में। अगर वाई में होती तो के बाई, जेड में होती तो के जेड, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो होगा हेयर ओमेगा टी माइनस के के एक्स, ये पूरा है कला होती है ए साइन थीटा, थीटा का काम कर रहा है, मतलब ये पूरा कला है। और इसका मान हमेशा कैसा रहता है, नियतांक रहता है, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा इसका मान, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करें ओमेगा dt माइनस के dx इक्वल टू नियतांक का अवकलन कितना हो जाएगा 0। समय t चेंज हो रहा है और पोजीशन उसकी लगातार चेंज हो रही है, तो डेरिवेटिव किन किन का हो जाएगा यहाँ पर, t का और x का, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से dt या ऐसे लिखें ओमेगा dt इक्वल टू कितना रहेगा k इंटू dx, तो dx बाई dt कितना रहेगा यहाँ से ओमेगा अपॉन में k, ओमेगा अपॉन में k। दो होते हैं कला वेग और समूह वेग, तो ओमेगा अपॉन k इसको अपन कितना लिख सकते हैं v लिख सकते हैं। dx अपॉन dt को अपने कितना लिख दिया, या ऐसे देख लो dx अपॉन dt इक्वल टू कितना आया ओमेगा अपॉन k, और dx अपॉन dt दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या होता है वेग, तो वेग कितना आ गया ओमेगा अपॉन k के बराबर आ गया। इस वेग को नाम देते हैं यहाँ पर कला वेग। जो भी तरंग है उसकी जो कला है वो जितने वेग से आगे प्रोपगेट कर रही होगी, संचरित हो रही होगी, उस वेग को ही हम बोलेंगे कला वेग। ठीक है, इस तरह से यहां तक हो गया। अब देखो इस तरंग की समीकरण है ये, लेकिन हमें अवकल समीकरण निकालनी है। उसके लिए हम क्या करें देखना, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 से अगर हम डी साई अपॉन डी टी निकालें, डी साई अपॉन में डी टी निकालें तो कितना आएगा, ये पूरा आ जाएगा a साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के के एक्स, कितना आ जाएगा अंदर का करेंगे t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये डेल डी साई अपॉन में डी टी। और ये एक तरह से आंशिक अवकलन है, इस चीज का ध्यान रखना। कौन सा अवकलन है ये, आंशिक अवकलन। जब t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट रख रहे हैं, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t कांस्टेंट है। इसी तरह से d2 साई बाई dt स्क्वायर अगर हम निकालें तो वो कितना हो जाएगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर a कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये ओमेगा t माइनस के कितना के एक्स, इतना हो जाएगा a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। इसको अपन कितना लिख सकते हैं माइनस के ओमेगा स्क्वायर, इसको पुनः हमने लिख दिया पूरे को साई के बराबर, तो d2 साई बाई dt स्क्वायर कितने के बराबर आया, इतने के बराबर आ गया, माइनस के ओमेगा स्क्वायर साई के बराबर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसका x के रेस्पेक्ट में अगर करते तो समीकरण 1 से d साई बाई dx अगर हम करते तो वो कितना आता बताओ, a साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस के के एक्स, इसका करते तो माइनस के के आ जाता, फलन के अंदर फलन है, पूरा डेरिवेटिव ये हो जाता। इसी तरह से डबल डेरिवेटिव करते d2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। इसको अगर आपको दिक्कत हो रही होगी, अवकलन पूर्ण अवकलन लिख रखा है, इसको आंशिक अवकलन में भी लिख सकते हो। ठीक है, कि आप उसको कांस्टेंट क्यों मान रहे हो, इसको आंशिक अवकलन बना लेना, इससे दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इस तरह से आंशिक अवकलन बना देना इसको डेल। ठीक है, तो डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका पुनः करेंगे a cos का कितना हो जाएगा साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और माइनस का k आएगा तो माइनस के प्लस का के स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा के स्क्वायर, और ये वाला साई इक्वेशन नंबर ये कितना हो जाएगा 5। तो डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर तो आया के स्क्वायर साई, डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर आया माइनस के ओमेगा स्क्वायर साई। ठीक है, इतना आ गया। अब हम करते क्या है, इसमें जो समीकरण ये है और ये है, इन दोनों का भाग दे देते हैं। समीकरण 4/5 से, तो ये कितना हो जाएगा, समीकरण 4/5 से करते हैं तो डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर अपॉन में डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर साई और माइनस प्लस में के स्क्वायर साई, इस तरह से हो जाएगा।
तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये साई से साई कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के v स्क्वायर, इस तरह से बचेगा माइनस के v स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो ये क्या आ जाएगी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरंग समीकरण आ जाएगी 1D में। ठीक है, तो लिखें इसमें, लिखना एक विमीय तरंग समीकरण, तरंग है हेडिंग डालकर उसमें लिखना, यदि तरंग संचरण की दिशा किसी विशिष्ट दिशा में हो तो उसे एक विमीय तरंग कहते हैं, एक विमीय तरंग को साइन अथवा कॉस के फॉर्म में, एक विमीय तरंग को साइन अथवा कॉस के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। एक विमीय तरंग को साइन अथवा कॉस के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, और लिख दो इसको पूरा, लिख दो। यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है कि देखना, डेल साई अपॉन डेल एक्स अगर हमने निकाला तो साइन का हो गया कॉस, माइनस के आएगा, फिर एक कॉस का माइनस साइन एक्स और माइनस के, एक और माइनस बचेगा, यहाँ पर कॉस का माइनस साइन आया है ये, और माइनस के तो वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस बचेगा लास्ट तक, ये भी माइनस में होगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ से डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/v स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर, इस तरह से, क्योंकि ओमेगा अपॉन के की वैल्यू हमने समीकरण 3 से लिख दी v, पूरा लिख दो इसको। लिख लेना इसको पॉज करके आप पूरा, है ना। ठीक है, इस तरह से एक विमीय तरंग हो गई। इसी तरह से दूसरा है त्रिविमीय तरंग, यहाँ तो केवल x में लिख रहे हैं, अगर यहाँ में तीनों होंगे, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई, लाप्लासियन ऑपरेटर जो पढ़ा था हमने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, डेल स्क्वायर साई के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि डेल स्क्वायर किसका काम करेगा, डेल स्क्वायर है उसको ही तो लिखते हैं हम इस तरह से, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो वो 3D में हो जाएगा, उसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, यहाँ पे लिख देना और आगे लिख देना लाइन, जो कि एक विमीय तरंग की समीकरण है। ठीक है, थैंक यू।